गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से होंगे। बच्चों, हम लोग इस समय रसायन विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रेडॉक्स अपक्रिया के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने ऑलरेडी इसका 5 पार्ट अलग अलग वीडियोस के माध्यम से हमने आपको बता रखा है। आपको उन पांचों वीडियो में, पांचों पार्ट में बहुत सारी चीजों के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। आप पांचों पार्ट एक एक करके पहले आप देख लीजिएगा। उस पांचों पार्ट के वीडियो का लिंक हम इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। क्योंकि सारे पार्ट्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आपको पूरे चैप्टर का अगर अध्ययन अच्छे ढंग से करना है तो आपको सारे पार्ट्स को अलग अलग आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि एक पार्ट दूसरे से संबंधित है, दूसरा तीसरे से जुड़ा है। जब आप सारे पार्ट्स को लाइन से देखेंगे तब आपको सारी बातें समझ में आएंगी। आज हम लोग इसका छठा पार्ट अध्ययन करेंगे और इस छठे पार्ट में हम लोग रेडॉक्स अपक्रियाएं जो होती हैं उनको संतुलित करना सीखेंगे कि किस प्रकार से रेडॉक्स अपक्रिया को संतुलित किया जाता है और उनकी कौन कौन सी विधियां हैं जिनके द्वारा हम रेडॉक्स अपक्रिया को संतुलित करते हैं। तो आइए हम लोग चैप्टर को शुरू किए हैं। इसका छठा पार्ट आज हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से रेडॉक्स अपक्रिया को संतुलित किया जाता है। तो रेडॉक्स अपक्रिया को संतुलित करने के लिए मुख्यतः दो विधियां हैं और उन दो विधियों में, दोनों विधियों का नाम जो है, पहला तो है आयन इलेक्ट्रॉन विधि और दूसरा है ऑक्सीकरण संख्या विधि। तो आज इस पार्ट में हम लोग पहली विधि की चर्चा करेंगे कि आयन इलेक्ट्रॉन विधि से किस प्रकार से किसी रेडॉक्स अपक्रिया को हम बैलेंस करते हैं, किस प्रकार से हम आयन इलेक्ट्रॉन विधि से किसी भी रासायनिक अपक्रिया को हम संतुलित करते हैं। इस पार्ट में हम लोग देखेंगे। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए और आप लोगों से एक निवेदन है कि इस पार्ट को देखने से पहले अगर आप लोग कॉपी और कलम ना लिए हो तो आप पहले कॉपी और कलम ले लें और साथ साथ मेरे साथ आप लोग सब कुछ जो कुछ भी मैं आपको बताऊं आप लोग नोट भी करते चलो। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर आप मेरे साथ पूरा पार्ट देखते हैं, सारी बातें अगर आप देखते हैं तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है और आप इस विधि को बड़े आराम से आप समझ जाओगे और कोई भी रेडॉक्स अपक्रिया होगी तो आप उसका संतुलन कर लोगे, उसको बैलेंस कर लोगे। तो आइए देखते हैं कि अपक्रियाओं के संतुलित होने का जो पहला मेथड है वो आयन इलेक्ट्रॉन विधि। आज हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। आयन इलेक्ट्रॉन विधि, ये पहली विधि है। आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा हम रासायनिक समीकरण रेडॉक्स अपक्रिया को कैसे संतुलित करेंगे। आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा रेडॉक्स अपक्रियाओं को संतुलित करना, ये हेडिंग आप लोग लगा लीजिए कि आयन इलेक्ट्रॉन विधि से किसी रेडॉक्स अपक्रिया को संतुलित करना है। तो इसको हमें एक हेडिंग लगाना पड़ेगा और इसमें कुछ बातें हमें जानना पड़ेगा कि आयन इलेक्ट्रॉन विधि अगर है तो इसको हम किस प्रकार से कोई रेडॉक्स अपक्रिया इस विधि से हम लोग इसको बैलेंस करेंगे। तो किसी भी रेडॉक्स अपक्रिया को अगर हमें बैलेंस करना है तो इस विधि का प्रयोग, आयन इलेक्ट्रॉन विधि का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो इस विधि का प्रयोग करने से पहले कुछ मोटी मोटी बातें हैं, कुछ स्टेप्स हैं। अगर वो सारे स्टेप्स, वो सारे अगर विधि, वो सारे स्टेप्स आप कह लीजिए अगर हम लोग याद कर लें, याद करने का क्या, अगर आप उसको समझ लें तो कहीं से कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो हम उन स्टेप्स की चर्चा यहाँ पर करते हैं, लिखते चलते हैं। आप लोग भी नोट करते चलिए कि सबसे पहले कौन सा स्टेप करेंगे, फिर उसके बाद कौन सा स्टेप करेंगे। और आप इसी क्रम में अगर आप अपने सवाल को, आप अपने एग्जाम्पल को स्टेप में जब चलेंगे तो धीरे धीरे आपको ये रासायनिक अपक्रिया, रेडॉक्स अपक्रिया आपकी बैलेंस हो जाएगी और आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आने पाएगी। तो पहला जो है, पहला स्टेप जो है वो क्या है, आप लोग लिखते चले कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि रासायनिक अपक्रिया जो दी गई है उसको आयनिक रूप में लिख लेते हैं। सर्वप्रथम दी गई रेडॉक्स अपक्रिया को आयनिक
रूप में लिखते हैं। पहला जो स्टेप है वो ये है कि अगर हमारी रेडाक्स अभिक्रिया आणविक रूप में है तो आणविक रूप से सबसे पहले उसको हम किस रूप में डालेंगे, आयनिक रूप में हम उसको पहले स्टेप में लिखेंगे, उसको आयनिक फॉर्म में लिखेंगे। दूसरा जो स्टेप हम लोग फॉलो करते हैं, आप ध्यान से लिखते भी चलिए और समझते भी चलिए। दूसरा स्टेप है, जब हम आयनिक रूप में लिख लेते हैं तो दूसरा स्टेप होता है कि हम ये पहचानते हैं कि किन 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 तत्वों का ऑक्सीकरण हो रहा है और किन तत्वों का अपचयन हो रहा है। तो दूसरा स्टेप है, इसके बाद हम दी गई आयनिक माने अब आयनिक रूप में हम परिवर्तित कर दिए, तो इसके बाद हम दी गई आयनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन होने वाले तत्वों की पहचान करते हैं। ये दूसरा स्टेप है। सबसे पहले तो हम अभिक्रिया को आयनिक रूप में कर लेंगे और दूसरा हम कह रहे हैं कि जो आयनिक अभिक्रिया हमें मिलेगी उसमें हम ये देखेंगे कि किस तत्व का ऑक्सीकरण हो रहा है और किस तत्व का अपचयन हो रहा है। इसके बाद जो है तीसरा जो स्टेप है वो हम क्या करेंगे कि अब हम इस दी गई रेडॉक्स अभिक्रिया को दो अर्ध अभिक्रिया में लिख लेंगे, जो कि एक पहली अर्ध अभिक्रिया ऑक्सीकरण को प्रदर्शित करेगी और दूसरा जो है अपचयन को प्रदर्शित करेगी। तो अगला स्टेप है, इसके बाद दी गई रेडॉक्स अभिक्रिया को दो अलग अलग अर्ध अभिक्रियाओं के रूप में लिखते हैं। रूप में ऐसा लिख लें, रूप में इस प्रकार लिखते हैं कि इस प्रकार लिखते और स्पष्ट हो जाएगा। इस प्रकार लिखते हैं कि एक अर्ध अभिक्रिया ऑक्सीकरण और दूसरी अपचयन को प्रदर्शित करे। ये आपका थर्ड स्टेप है। थर्ड स्टेप में हमने आपको बताया कि जो आपका रेडॉक्स अभिक्रिया दी गई रहेगी आयनिक रूप में हम देख लेंगे, कर लेंगे, नहीं होगा तो उसको कर लेंगे। उसको हम दो अर्ध अभिक्रिया के रूप में लिखेंगे कि पहली अर्ध अभिक्रिया जो हो वो ऑक्सीकरण को प्रदर्शित कर रही हो और दूसरा अपचयन को प्रदर्शित कर रही हो। ऑक्सीकरण और अपचयन को प्रदर्शित करने के लिए आपको मैंने बताया है इसके पहले वाले लेक्चर में कि किस प्रकार से हम पहचानते हैं कि किस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है, किस पदार्थ का अपचयन हो रहा है। जिस पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है
उसका ऑक्सीकरण हो रहा है, और जिस पदार्थ या जिस तत्व की ऑक्सीकरण संख्या में कमी आ रही है उसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो हम ये ऑक्सीकरण संख्या को देखकर पता लगा लेंगे कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है। तो दो अलग अलग अर्ध अपक्रिया लिख लेंगे, पहला जो होगा वो ऑक्सीकरण का लिख लेंगे और दूसरा जो अर्ध अपक्रिया है उसको अपचयन के रूप में लिख लेंगे। इसके बाद अगला जो स्टेप है, जब यहाँ पर अर्ध अपक्रिया हम लोग लिख लिए तो जो चौथा स्टेप होता है अब हम लोग क्या करेंगे कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर शेष तत्वों को संतुलित कर लेते हैं। जब हमें दो अर्ध अपक्रिया मिल गई, एक ऑक्सीकरण और एक अपचयन वाली, तो अब दोनों अर्ध अपक्रियाओं को हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर और जो तत्व होंगे उनको हम पहले संतुलित कर लेंगे। पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को नहीं करेंगे, पहले अन्य जो तत्व होंगे उन्हें हम संतुलित कर लेंगे दोनों अर्ध अपक्रियाओं के। इसके बाद अगला जो स्टेप आता है, जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर शेष तत्व संतुलित हो गए, तब अब हम ऑक्सीजन को संतुलित करते हैं। कैसे करेंगे, इसके बाद ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए दूसरी ओर जल यानी H2O, ऑक्सीजन को संतुलित करने किससे होता है, जल से। दूसरी ओर जल को जोड़ते हैं, यानी अगर ऑक्सीजन को संतुलित करना है, जब अन्य तत्वों को संतुलित कर लिए तो ऑक्सीजन को कैसे संतुलित करेंगे, जल के माध्यम से। जैसे अगर एक ऑक्सीजन है तो दूसरी ओर एक H2O, दो ऑक्सीजन को संतुलित करना है तो दूसरी ओर क्या करेंगे, उसके दूसरी ओर दो H2O करेंगे। कहने का मतलब एक H2O में आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन एक है, तो जय ऑक्सीजन संतुलित करना होता है उतने अणु H2O का हम दूसरी ओर जोड़ देते हैं। अभी हम लोग स्टेप जब करेंगे, जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो ये सारी बातें एकदम क्लियर हो जाएंगी। चूंकि ये देखने में तो कठिन लगता है, लेकिन जब आपको एग्जाम्पल हम कराएंगे तो आपको ये एकदम रट उठेगा। एक दो एग्जाम्पल में आप एकदम इसको एकदम सही हो जाएगा, आपका कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब ऑक्सीजन के बाद अगला जो स्टेप होता है वो हाइड्रोजन को संतुष्ट करने का होता है। तो इसके बाद हाइड्रोजन को H+ से संतुलित करते हैं। हाइड्रोजन को जो है H+ से संतुलित करते हैं। कहने का मतलब हुआ कि हाइड्रोजन अगर संतुष्ट करना है तो H+, जैसे मान लीजिए जितना हाइड्रोजन आपको देखना है कि जिस तरफ हाइड्रोजन कम है उतना H+ हम वहां पर लगा देंगे तो हाइड्रोजन भी संतुलित हो जाएगा। मान लीजिए बाईं तरफ अगर 10 हाइड्रोजन है, इधर कम है, तो इधर हम 10 क्या करेंगे, 10H+ जोड़ देंगे तो हाइड्रोजन भी संतुलित हो जाएगा। आपको ये याद रखना है कि ऑक्सीजन को जल के माध्यम से और हाइड्रोजन को H+ के माध्यम से संतुलित करते हैं। इसके बाद अब यहां पर देख रहे हैं कि तत्वों का संतुलन हो गया, ऑक्सीजन का संतुलन हो गया, हाइड्रोजन का संतुलन हो गया। अगला स्टेप में हम आवेश जो चार्ज रहते हैं, जो चूंकि अभिक्रिया आयनिक रूप में लिखी होती है तो वहां पर हमें देखते हैं कि आवेश भी संतुलित हो, जो चार्ज है वो भी दोनों तरफ संतुलित होने चाहिए। तो यहां पर अगला स्टेप है, इसके बाद आवेश को इलेक्ट्रॉन के माध्यम से
इलेक्ट्रॉन को आप कैसे लिखते हैं, ई माइनस से। इलेक्ट्रॉन के द्वारा संतुलित करते हैं आवेश को, इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से संतुलित करते हैं। आप एकदम याद रखिएगा कि अब एक एक करके हम संतुलन आपको बता रहे हैं कि पहले तो हम शेष हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर शेष तत्वों का संतुलन करेंगे, फिर इसके बाद ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए जल का सहारा लेंगे, हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए H प्लस का सहारा लेंगे, और आवेश को संतुलित करने के लिए इलेक्ट्रॉन यानी ई माइनस, इलेक्ट्रॉन का सिंबल ई माइनस है, का सहारा लेंगे। अब जब ई इलेक्ट्रॉन का भी संतुलन हो गया तो अगला स्टेप जो होता है वो ये होता है कि अब हम, चूंकि अभिक्रिया दो अर्ध अभिक्रिया के रूप में लिखी रहेगी, एक ऑक्सीकरण वाली रहेगी, एक अपचयन वाली, तो यहां पर हम क्या करेंगे कि दोनों अर्ध अभिक्रियाओं को अब हम जोड़ेंगे, लेकिन जोड़ने से पहले हमें ये देखना है कि दोनों अर्ध अभिक्रियाओं में आवेश जो इलेक्ट्रॉन है वो उनकी संख्या बराबर होनी चाहिए। अर्थात अगला स्टेप है कि इसके बाद इलेक्ट्रॉनों को, ऐसा लिखिए, इलेक्ट्रॉनों को संतुलित करते हुए दोनों अर्ध अभिक्रियाओं को जोड़ देते हैं या जोड़ते हैं। ये अंतिम स्टेप है। आपने देखा कि क्या क्या करते हैं, एक बार फिर से आप देख लीजिए। सारे स्टेप मैंने आपको लाइन से लिख दिया, आप ऐसे ही इसको कॉपी में भी नोट कर लेंगे कि सबसे पहले क्या करेंगे, सर्वप्रथम दी गई रेडॉक्स अपक्रिया को हम आयनिक रूप में लिख देंगे। अगर हमारा समीकरण आणविक रूप में है तो उसे हम सबसे पहले हम आयनिक रूप में बदलेंगे। इसके बाद दूसरा स्टेप है कि इसके बाद हम दी गई जो आयनिक अपक्रिया हमें प्राप्त हुई है उसमें हम पहचानेंगे कि किस पदार्थ का या किस तत्व का ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है। इसको कैसे पहचानेंगे, हमने आपको बताया कि जिस पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है उसका ऑक्सीकरण हो रहा है, जिस पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या में कमी आ रही है उसका अपचयन हो रहा है। तो पहले इसको पहचान लेंगे कि किसका ऑक्सीकरण और किसका अपचयन हो रहा है। अगला स्टेप जो है वो क्या करेंगे कि अब जो हमारी अपक्रिया आयनिक रूप में दी गई है उसको दो अलग अलग अर्ध अपक्रिया के रूप में लिखेंगे, और इस प्रकार लिखेंगे कि जो पहली अर्ध अपक्रिया है वो ऑक्सीकरण को और दूसरी अर्ध अपक्रिया जो है वो अपचयन को प्रदर्शित करे। इसके बाद हम क्या करते हैं, जब ये दो अर्ध अपक्रिया हमारे पास आ गई तो हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को पहले छोड़ के और जो तत्व है उनको हम संतुलित करते हैं। जिधर कम रहेगा उधर हम उतना जोड़ देंगे। हम पहले अन्य तत्वों का संतुलन करेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के। जब और तत्व संतुलित हो जाते हैं तो अगले स्टेप में हम लोग ऑक्सीजन को संतुलित करते हैं, और ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए हम किसका सहारा लेते हैं, जल का, H2O का। जिधर ऑक्सीजन कम होगा उधर हम उतना ही जल जोड़ देंगे, H2O जोड़ देंगे। इसके बाद हाइड्रोजन को भी संतुष्ट कैसे करेंगे, H+ से। जितना हाइड्रोजन हमको जरूरत होगी उतना H+ हम अगली दूसरी तरफ लगा देंगे। अब जब हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, तत्व हो गए, तो इसके बाद आता है कि जो आवेश होते हैं, क्योंकि अभिक्रिया आयनिक रूप में लिखी होती है तो उसमें दोनों तरफ आवेश भी बराबर होने चाहिए। तो आवेश का संतुलन हम इलेक्ट्रॉन के माध्यम से अर्थात E- से करते हैं। आप देखेंगे कि किस प्रकार से दोनों तरफ आवेश भी बराबर होना चाहिए ताकि अभिक्रिया पूरी तरीके से संतुलित हो। और जब इलेक्ट्रॉन के द्वारा आवेश को बराबर कर लेते हैं तो लास्ट में दोनों अभिक्रियाओं को हम जोड़ते हैं। लेकिन दोनों अर्ध अभिक्रियाओं को जोड़ने से पहले हम ये देखते हैं कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन, हमने आवेश को संतुलित करते समय जो इलेक्ट्रॉन जोड़े थे वो दोनों अर्ध अभिक्रिया में क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, ताकि बाद में वो कैंसिल हो जाए और हमें जो अभिक्रिया प्राप्त हो वो पूरी तरीके से संतुलित अवस्था में हो। तो इतनी बातें आपने देखा कि ये सारी बातें हम फॉलो करते हैं। ये पूरी बातें पूरी की पूरी जो है, अगर अभिक्रिया उदासीन माध्यम में या अम्लीय माध्यम में हो रही है तो ये सारी चीजें करेंगे यहां तक।
लेकिन अगर मान लीजिए कभी कभी ये देता है कि अभिक्रिया उदासीन माध्यम में नहीं अम्लीय माध्यम में है, तब तो ये सब काम करेंगे ही। क्षारीय माध्यम में भी होगा, अगर मान लीजिए अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में हो रहा है, क्योंकि अभिक्रिया में बताई जाती है कि ये आपकी जो रेडॉक्स अभिक्रिया है ये उदासीन माध्यम में है कि अम्लीय माध्यम में है कि क्षारीय माध्यम में है। तो करना हमें सब कुछ है, अगर उदासीन माध्यम में है या अम्लीय माध्यम में है तो हमको यहाँ पर आके छोड़ देना है। लेकिन अगर अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में बताई जा रही है तो ये सब करने के बाद एक स्टेप और हम फॉलो करते हैं। यहाँ पर नोट लगा के आप लिख सकते हैं, एक नोट लगा लें, अगर अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में है तो तब यहाँ तक तो करेंगे। अगर अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में होती है तो एक स्टेप और बढ़ जाता है, उसको भी यहां पर हम लोग नोट कर लेते हैं। क्षारीय माध्यम के लिए क्षारीय माध्यम के लिए अब ये ऊपर की लाइनें, ऊपर के जो नियम है, ऊपर के जो स्टेप है यहां तक तो फॉलो होंगे ही, लेकिन क्षारीय माध्यम के लिए अब एक स्टेप जो आगे लिखने जा रहे हैं इसके बाद वो भी स्टेप फॉलो होगा। क्या करते हैं क्षारीय माध्यम में कि हम देखते हैं कि जो हम यहाँ पर चूंकि अपक्रिया को जोड़ देते हैं, दोनों जोड़ने के बाद एक हमें रासायनिक अपक्रिया मिलती है। तो जो रासायनिक अपक्रिया लास्ट में हमें मिलेगी यहाँ इस स्टेप में, वहां उसमें देखेंगे कि कितने H प्लस हैं। H प्लस की संख्या हम देखेंगे लास्ट में कि किसी तरफ, चाहे दाईं तरफ चाहे बाईं तरफ, तो हम देखेंगे कि दोनों तरफ में से कितना H प्लस जुड़ा है। तो जितना H प्लस दिखाई देगा दोनों तरफ उतना ही OH माइनस हम जोड़ देंगे। क्योंकि OH माइनस क्षारीय माध्यम को प्रदर्शित करता है, तो आप ध्यान रखेंगे कि अगर अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में हो रही है तो काम वही करेंगे, लेकिन यहां पर अगर उदासीन माध्यम में या अम्लीय माध्यम में है तो यहीं पर लाके हम छोड़ देते हैं, हमारी जब क्रिया संतुलित होती है। लेकिन अगर अपक्रिया क्षारीय माध्यम में है तो यहां तक आने के बाद एक स्टेप और करते हैं। क्या करते हैं कि हम H प्लस की संख्या देखते हैं हाइड्रोजन की, और जितना H प्लस की संख्या चाहे जिस तरफ हो, चाहे लेफ्ट साइड में हो चाहे राइट साइड में हो, तो जितना H प्लस की संख्या होगी उतनी ही संख्या OH माइनस की इस तरफ भी, दाहिनी तरफ भी और बाईं तरफ, दोनों तरफ जोड़ देते हैं। इस बात को हम लोग नोट करते हैं। क्षारीय माध्यम के लिए क्या करेंगे, H प्लस की संख्या के बराबर, H प्लस की संख्या के बराबर दोनों ओर OH माइनस की उतनी ही संख्या जोड़ देते हैं, जोड़ देते हैं। बहुत ही सिंपल बात है कि अगर अपक्रिया क्षारीय माध्यम में हो रही है तो काम हमें सब करना है। केवल क्या करेंगे कि जो यहीं पर लाके छोड़ देते थे अम्लीय माध्यम और उदासीन माध्यम में, तो यहां पर लाके नहीं, बल्कि क्या करेंगे कि देखेंगे जो अपक्रिया यहां पर आने के बाद एक अपक्रिया हमें मिलेगी, तो हम देखेंगे कि H प्लस की संख्या कितनी है। तो जितनी H प्लस की संख्या होगी उतनी ही OH की संख्या क्या करेंगे, दोनों तरफ जोड़ देंगे, OH प्लस की तरफ भी और दूसरी तरफ भी। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप थे, मैंने आपको स्टेप बताए हैं। अभी हम एग्जांपल के माध्यम से आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से इन स्टेप की मदद से हम अपक्रिया को आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा संतुलित करते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम लोग एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं। चलिए आइए इसको देखते हैं कि किस प्रकार से समीकरण को संतुलित किया जा रहा है आयन इलेक्ट्रॉन विधि से। आप इन सभी स्टेप को अच्छे ढंग से समझे रहेंगे। और आपको एक बात और बता दें कि ये लिखने में तो कठिन लगता है कि अरे इतना स्टेप कैसे याद करेंगे, लाइन से कैसे याद करने की कोई जरूरत ही नहीं है। आप जब उदाहरण करोगे, जब सवाल लगाओगे, एग्जाम्पल्स जब आप हल करोगे तो ये सारे स्टेप्स क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। जैसे अब हम लोग याद थोड़ी किए हैं, केवल स्टेप हमें याद इसलिए है कि एग्जाम्पल्स को जब हम करते हैं तो वो सारे स्टेप अपने आप बनते चले जाते हैं। आइए एक अपक्रिया देखते हैं। Fe का +2 प्लस Cr2O7 का -2, Cr2O7 का -2, तीर का निशान, Cr का +3, Cr का
+3 प्लस Fe का +3। ये आपकी एक अपक्रिया है, इसे आपको संतुलित करना है। और किस विधि से करना है? आयन इलेक्ट्रॉन विधि से संतुलित करना है। आपको ये अपक्रिया दे दी गई है, एग्जाम में आपके आ गया। और आपको हम बता दें कि ये सारे एग्जाम्पल्स आपके परीक्षा में आए हुए हैं, और आप अगर थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप चुटकी बजाते हुए आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले अब जो ये अपक्रिया दी गई है, हम पहला जो स्टेप आप याद करिए, जो अभी मैंने आपको बताया था कि जब उसको हम संतुलित करना चाहते हैं तो जो पहला जो स्टेप होता है वो क्या होता है कि जो समीकरण दिया गया है जिसको हमें संतुलित करना है, हमें उसको पहले आयनिक रूप में लिखना है। तो आप इस समीकरण को देखिए जो आपको दिया गया है, यहां पर देख रहे हैं कि पहले से ही ये आयनिक रूप में लिखा हुआ है। इस पर भी +2 का आवेश है, यहां पर भी -2 का आवेश है, यहां +3 का है, यहां +3 का है। अब आप देख रहे हैं कि यहां पर जो आपको समीकरण दिया गया है वो पहले से ही आयनिक रूप में दिया गया है। तो हमारे लिए थोड़ा आसान हो गया कि अब हमें इसे आयनिक रूप में बदलना नहीं है, बल्कि ये पहले से ही आयनिक रूप में लिखा हुआ है। तो पहला स्टेप तो हमारा समझ लीजिए उसने करके आसान कर दिया। अब दूसरा स्टेप मैंने आपको बताया था कि दूसरे स्टेप में हम ये देखते हैं कि किस पदार्थ का, किस तत्व का ऑक्सीकरण हो रहा है और किस तत्व का अपचयन हो रहा है, पहले उसको हम पहचानते हैं। तो आइए देखते हैं कि किसका क्या हो रहा है। यहां पर ध्यान दीजिए कि ये जो Fe+2 है, देखिए यहां पर Fe+2 ये किस में बदल रहा है? Fe+3 में बदल रहा है। आप देख रहे हैं Fe+2 जो है Fe+3 में, यहां पर देखिए ऑक्सीकरण संख्या +2 से कितनी हो गई? +3। इसका मतलब ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है। ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि, बढ़ोतरी हो रही है। अब ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि अगर हो रही है तो इसका मतलब कि क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। इसका मतलब यहां पर इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, जहां ब्रैकेट में आप ऑक्सीकरण भी लिख सकते हैं। तो पहली चीज हम ये पहचानना शुरू किए, पहला स्टेप तो था कि हम उसको आयनिक रूप में देखें। अब आयनिक रूप में हो गया तो दूसरा स्टेप ये कहता है कि हम पहचाने कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है। तो आपने देखा कि Fe+2 का Fe+3 में परिवर्तन हो रहा है। अब यहाँ पर Fe का ऑक्सीकरण संख्या +2 है, यहाँ पर Fe की ऑक्सीकरण संख्या +3 है। चूंकि ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। अब यहां पर देखिए Cr2O7-2 और Cr+3 में, यहां पर तो Cr की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? यहां पर ऑक्सीकरण संख्या देख रहे हैं +3 है। चलिए तो +3 हो गया, यहां पर ऐसा लिख देते हैं। और यहां पर देखिए, यहां तो स्पष्ट है, यहां Cr2O7-2 में Cr की ऑक्सीकरण संख्या आपको मैंने बताया है कि ऑक्सीकरण संख्या निकाल लीजिए, जैसे आप कहीं भी निकाल लीजिए। Cr2O7-2 में Cr की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है कि 2 है तो 2x हो जाएगा, प्लस 7 गुणे -2 बराबर -2, ये हो जाएगा 2x और प्लस 7 दूनी 14, -14 बराबर -2। तो 2x बराबर -2 प्लस 14, तो 2x बराबर हो जाएगा +12, तो x बराबर हो जाएगा +12/2, अर्थात हो जाएगा 2 × 12 +6। तो यहां पर देख रहे हैं कि Cr की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? +6 है। और यहां पर Cr की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? +3। तो ऑक्सीकरण संख्या में क्या आ रही है? कमी आ रही है। यहां पर आप देख रहे हैं, यहां तो बढ़ रहा था लेकिन यहां पर Cr की ऑक्सीकरण संख्या में कमी आ रही है। ऑक्सीकरण संख्या में कमी आ रही है। अब कमी जो ऑक्सीकरण संख्या में आ रही है वो क्या प्रदर्शित कर रहा है? अपचयन को प्रदर्शित करेगा। ये आप लोग ध्यान से देखें। अब ये बात क्लियर हो गई कि यहां पर इसको मिटा दीजिए, क्योंकि इसको हम आपको ऑक्सीकरण संख्या पहले से ही बता चुके हैं। आप ऐसे बगल में निकाल के तब लिखिएगा ताकि गलती ना होने पाए। तो अब आपने देख लिया कि हम पहचान लिए कि अब किस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है। यहाँ पर Fe का ऑक्सीकरण हो रहा है, Cr2O7-2 का क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। अब ये जो आपकी अपक्रिया है, तीसरा स्टेप में अब हम लोग आते हैं कि तीसरे स्टेप में मैंने आपको बताया था कि जो अपक्रिया है इसको अब हम अलग अलग लिख लेंगे कि जो एक अर्ध अपक्रिया के रूप में लिखेंगे तो पहली अर्ध अपक्रिया ऑक्सीकरण को प्रदर्शित करे और दूसरी अर्ध अपक्रिया अपचयन को प्रदर्शित करे। तो ऑक्सीकरण को कौन सा प्रदर्शित कर रहा है? आप देखिए Fe+2 ये बदल रहा है किसमें? Fe+3
3 में, और ये अभिक्रिया किसको प्रदर्शित कर रही है भैया, आप देख रहे हैं ऑक्सीकरण को। इसके बाद अगला जो है, जो आपका है, यहां पर आप ऐसे कर लीजिए, लाइन खींच लीजिए, समझ में आएगा ज्यादा। अगला जो है अभिक्रिया वो है Cr2O7-2, ये परिवर्तित हो रहा है किसमें, Cr+3 में। आइए, ये अभिक्रिया पहली जो है ऑक्सीकरण वाली अभिक्रिया है, आप देख रहे हैं यहां पर ऑक्सीकरण हो रहा है, और यहां पर देखिए ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो रही थी, अब चयन अभिक्रिया। हम अलग अलग 2 अर्ध अभिक्रिया लिख लिए, यही जो हमारी रेडॉक्स अभिक्रिया थी, इसको हम 2 अलग अलग अर्ध अभिक्रिया में बांट लिए। पहली अर्ध अभिक्रिया आपकी ऑक्सीकरण को प्रदर्शित कर रही है, और दूसरी अर्ध अभिक्रिया आपको आपकी अपचयन को प्रदर्शित कर रही है। अब अगला स्टेप जो है वो ये है, यहां तक आने के बाद हम लोग अगला जो स्टेप लिखवाए थे उसमें ये बताए थे कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर हम क्या करते हैं, अन्य तत्वों को पहले हम संतुलित करते हैं। तो यहां पर आप देखिए, यहां पर ना तो ऑक्सीजन है ना तो हाइड्रोजन है, ना तो ऑक्सीजन है ना तो हाइड्रोजन है, तो यहां पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का लोचा नहीं है। लेकिन जो ये तत्व Fe है, इसको हम देखेंगे संतुलित है कि नहीं। तो यहां पर एक Fe है, एक Fe यहां पर भी है। चलो ये हो गया, Fe संतुलित है पहले से ही, यहां पर हमें कुछ नहीं करना है। आ जाइए इधर, यहां पर देखिए, यहां पर पहले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर पहले देखिए और कौन से तत्व है, पहले उसको संतुलित कर लीजिए। तो यहां पर ऑक्सीजन तो 7 है, लेकिन अभी इससे हमें कोई मतलब नहीं, पहले अन्य तत्व को देखेंगे। तो अन्य तत्व में क्या है, Cr है, क्रोमियम है। यहां पर Cr का कितना है संख्या, 2, और यहां कितना है, 1। तो यहां पर क्या करो, हम इसको हम दूसरे स्टेप में लिख देंगे Cr2O7-2, ये हो जाएगा 2Cr का +3। पहला स्टेप आपने फॉलो किया। आप कुछ लोग क्या करते हैं कि इसी में सब कुछ करने लगते हैं, तो आप इसी में मत करिए, ये आपकी अर्ध अभिक्रिया है, मूल अर्ध अभिक्रिया है, ये आपकी मूल अर्ध अभिक्रिया। जो कुछ हम संतुलित करेंगे अलग अलग तत्वों को अलग अलग स्टेप में, जैसे यहां पर हमने Cr को संतुलित किया तो अलग स्टेप कर लिए। कुछ लोग हैं यहीं पर 2 लगा देते, तो ये गलती हो जाती है, और आगे चल के आप जब कोई अच्छी नीट परीक्षा या आप IIT वगैरह देते हैं, जहां पर आप डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन लगाते हैं, तो वहां पर आपका स्टेप मार्किंग में ये नंबर कट जाता है, या बोर्ड की परीक्षा में भी आपका यहां पर नंबर कट जाएगा अगर यहां पर डायरेक्ट आप कर देंगे। अब आप देखिए कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा क्रोमियम था, मैंने उसको संतुलित कर लिया, इधर 2 था, मैंने 2 से गुणा कर दिया, अब ये संतुलित हो गया। अब अगला स्टेप आता है कि जब अन्य तत्व हो जाए तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम संतुलित करेंगे। पहले ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे, तो यहां पर देखिए, इधर देखिए, पहले यहां पर कोई ऑक्सीजन नहीं, यहां पर भी कोई ऑक्सीजन नहीं, कोई लोचा नहीं। यहां पर आइए, इसमें ऑक्सीजन देखिए, यहां पर 7 ऑक्सीजन है, इधर कोई ऑक्सीजन नहीं है। हमने रूल में बताया था कि ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए हम जल H2O का सहारा लेते हैं। तो यहां पर 7 ऑक्सीजन है, तो यहां पर इस तरफ, क्योंकि इधर ऑक्सीजन है तो इधर ऑक्सीजन लाने के लिए दूसरी तरफ हम उतना ही जल जोड़ेंगे, 7 H2O। ध्यान से देखिए, 7 ऑक्सीजन था इसमें, तो 7 H2O जोड़ दिए थे, 7 ऑक्सीजन इसके पास भी आ गया। अब यह ऑक्सीजन का मामला सॉल्व हो गया। अब ऑक्सीजन का मामला सॉल्व होने के बाद हम हाइड्रोजन का मामला सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम इस स्टेप में ना लिखें, अगला स्टेप इसको अभी बता रहे थे कि इसको कैसे करेंगे। अब मान लीजिए ऑक्सीजन को संतुलित करना है तो क्या करेंगे, इसको लिखेंगे Cr2O7-2, और ये 2Cr का +3 तो है ही है, +7H2O। ये अगला स्टेप है। ऑक्सीजन को मैंने संतुलित कर लिया, पहले वाले मैंने क्रोमियम को संतुलित किया, और यहां पर ऑक्सीजन को मैंने संतुलित, चाहे आप यहां पर लिखें या ना भी लिखें, Cr को संतुलित करना, Cr को संतुलित किया, Cr को संतुलित किया। यहां पर क्या किए, ऑक्सीजन को संतुलित किए, O को संतुलित किया, अलग अलग स्टेप में। अब ऑक्सीजन, O माने ऑक्सीजन को संतुलित करने के बाद हाइड्रोजन का नंबर आता है। आप देखिए, इधर हाइड्रोजन नहीं है, इधर हाइड्रोजन है, इधर कोई मतलब नहीं, आप इस तरफ आ जाइए। सारी अभिक्रिया यहां देख रहे हैं, ऑक्सीकरण में कम डिस्टर्बेंस है, अब चयन की अभिक्रिया में हमको सब कुछ करना पड़ रहा है। तो हाइड्रोजन को कैसे करेंगे, H+ से। इधर देखिए हाइड्रोजन एक भी नहीं है, इधर देखिए 7 दूनी
14 हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन को बराबर करने के लिए इस तरफ हाइड्रोजन है तो इस तरफ नहीं है, तो इस तरफ हम H प्लस जोड़ेंगे। कितना जोड़ेंगे? 7 दूनी 14। तो इसका हो जाएगा ये Cr2O7 -2 प्लस 14H प्लस। आपको बताए थे कि हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H प्लस लिखते हैं। तो अब ये यहां पर हो जाएगा 2Cr प्लस 3 प्लस 7H2O, और यहां पर क्या है? ये हाइड्रोजन को संतुलित किया, H को संतुलित किया। इसको आप नहीं लिखेंगे, कोई मतलब नहीं है जो हम ब्रैकेट में लिख रहे हैं कि किसको किसको संतुलित कर रहे हैं। ये आपको हम बता दे रहे हैं कि पहले स्टेप में मैंने क्रोमियम को संतुलित किया, पहले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर क्रोमियम था, मैंने क्रोमियम कर लिया। दूसरे स्टेप में मैंने ऑक्सीजन को संतुलित किया, यहाँ 7 ऑक्सीजन थे तो इस तरफ हम 7 H2O जोड़ के ऑक्सीजन को संतुलित कर लिए। इसके बाद हाइड्रोजन को संतुलित कैसे करते हैं? यहाँ पर 7 H2O था, इसका मतलब 7 दूनी 14 H प्लस इधर हम जोड़ दिए, हाइड्रोजन भी संतुलित हो गया। अब अगला स्टेप जो आता है वो क्या आता है? आवेश को संतुलित हम लोग करेंगे। तो आइए पहले इधर चेक करते हैं। यहाँ पर देखिए आवेश क्या है, यहाँ पर आवेश +2 है और यहां पर कितना है? +3 है। आप देख रहे हैं। अब आवेश यहां पर क्या होगा कि दोनों तरफ बराबर हो जाए। तो आवेश को बराबर करने के लिए हमने आपको क्या बताया है कि इलेक्ट्रॉनों को जोड़ते हैं, यानी E-। तो कितना जितना हमें जरूरत है हम उतना करेंगे। अब देखिए यहाँ पर +2 है, यहाँ पर +3 है। अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन यानी एक माइनस जोड़ दें अगर ये तो क्या हो जाएगा? एक माइनस जोड़ने के बाद ये भी क्या हो जाएगा? +2, चूंकि +3 और -1 एक इलेक्ट्रॉन का मतलब वो -1 हो जाएगा। तो -1 +3 -1 कितना हो जाएगा? +2, और यहां पर ऑलरेडी +2 है ही है। तो हम इस तरफ क्या करेंगे? एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ देंगे। यहां पर इसको आप देख रहे हैं कि कैसे हम आवेश को बराबर कर रहे हैं। फिर से एक बात समझ ले, यहां पर आवेश अब जब हम सारे तत्वों को बराबर कर लिए तो हमारा अगला स्टेप आता है आवेश को बराबर करें। तो दोनों अर्धक क्रियाओं में आवेश को हम संतुलित करेंगे। तो पहले हम इसमें आए तो आवेश यहां पर इस तरफ +2 था, उस तरफ +3 था। इधर दोनों हमें बराबर करना है, इधर एक इलेक्ट्रॉन एक माइनस जोड़ेंगे। तो चूंकि एक 3 प्लस है और एक माइनस आया तो +2 हो गया, और ये +2 पहले से ही हुआ। यहां पर अगर आप इलेक्ट्रॉन जोड़ते तो एक माइनस होता तो और कम कर देता, और ये ऑलरेडी +3 है तो इधर नहीं जोड़ेंगे। हम ये ध्यान देंगे, अक्सर गलती यही लोग करते हैं कि इलेक्ट्रॉन को जोड़ने में गलती कर देते हैं, इधर के बजाय इधर, इधर के बजाय इधर कर। तो इसमें बहुत आसान सी बात है कि हमें संख्या बराबर करनी है। यहाँ पर +2 है तो इधर भी हमें +2 आना है, या इधर +3 है तो इधर भी +3 लाना है। अब कैसे आएगा आप लोग जानते हैं इतना कि जिधर इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे, समझ लीजिए अगर एक इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हैं तो एक माइनस, 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो 2 माइनस होगा, 3 जितने इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे उतना ही माइनस होता चला जाएगा। तो चूंकि यहाँ पर एक माइनस करना था हमें, चूंकि ये +2 है, एक माइनस करना था, एक इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पर जोड़ दिया। अब आवेश इधर बराबर हो गया। अब इधर भी हम लोग आवेश को बराबर करेंगे, एक एक स्टेप हम लोग करते चल रहे हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर बाईं तरफ आवेश कितने हैं? ये -2 है, इधर +14 है। ये -2 +14 तो कितने हो गए? +12 आवेश इस तरफ है। और इधर देखो कितना है? 3 दूनी 6, +6 है। H2O उदासीन होता है, इस पर कोई आवेश नहीं है। आप देख रहे हैं कि इधर +6 है और इधर +12 है इस तरफ आवेश, और उधर +6 है। तो अब यहां पर क्या करेंगे? आवेश को बराबर करने के लिए यहाँ पर प्लस है, अगर यहाँ पर हम 6 माइनस कर दें, 6 माइनस कर दें तो ये भी क्या हो जाएगा? +6 हो जाएगा, और ये भी +6 है ही है आपका। तो 6 माइनस करने के लिए हमें इस तरफ 6 इलेक्ट्रॉन को जोड़ना पड़ेगा। तो हम इसको 6 इलेक्ट्रॉन को इधर जोड़ेंगे तो आवेश अपने आप बराबर हो जाएगा। तो अगले स्टेप पे लिखेंगे Cr2O7 का -2 प्लस 14H प्लस, यहां तक तो है ही है, +6 इलेक्ट्रॉन। ध्यान दें यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन, बाकी इसे उतार लेंगे इसको, 2Cr प्लस 3 प्लस 7H2O, और यहां पर हम लिख लेंगे आवेश संतुलन। आवेश को हमने संतुलित किया, आवेश संतुलन, आवेश को हमने संतुलन किया, संतुलित किया। आवेश को संतुलित करने के लिए हम इलेक्ट्रॉन का प्रयोग करते हैं। हमने स्टेप में आपको बताया था, एक एक स्टेप करके हम लोग फॉलो कर रहे हैं। यहां पर चूंकि प्रक्रिया कम थी
यहाँ जो रहेगा उसी के अनुसार चलेंगे, जो नहीं है उसको हम छोड़ देंगे। मान लीजिए यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन नहीं था तो कोई मतलब नहीं, तब तो आसानी हो गया। और जो तत्व है वो पहले से ही संतुलित है, आवेश नहीं संतुलित था, हमने आवेश संतुलित कर लिया, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अब हम क्या करेंगे कि अभी हमारे पास जो दो अर्धअपक्रिया, एक ऑक्सीकरण और एक अपचयन की जो अर्धअपक्रिया आई है, इसको जोड़ेंगे। अब जोड़ने से पहले हम ये काम करते हैं, लास्ट स्टेप पे हम लोग आ गए हैं कि दोनों स्टेप में मान लीजिए समीकरण इसको एक मान लीजिए, लास्ट में जब आवेश जब संतुलित हो जाए तो समीकरण एक मान लो और इसको मान लो समीकरण दो। तो आवेश के संतुलन के बाद हम देखते हैं कि समीकरण एक और समीकरण दो को हमें जोड़ना है, लेकिन जोड़ने से पहले हमें यह देखना है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो पहले अर्धअपक्रिया में 1 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे अर्धअपक्रिया में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, इससे हमें 6 से पूरे अपक्रिया में क्या करना पड़ेगा, 6 से गुणा करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि इधर जब हम 6 से गुणा कर देंगे पहली अपक्रिया में, पहले समीकरण में, ये 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और ये ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन है, बाद में वो कैंसिल हो जाएगा। तो जिधर कम रहेगा उधर हम क्या करते हैं, अपक्रिया में उधर गुणा करके इसको हम समीकरण 2 को जोड़ेंगे। तो यहां हम लिख देते हैं इस समीकरण 1 में 6 से गुणा करके समीकरण 2 को जोड़ने पर, आप लोग 1 मिनट इंतजार करिए, कुछ काम है उनसे मिल लें, दूध वाले आए हैं, दूध ले लें। तब तक आप इसको देखिए, हम दूध लेके आ रहे हैं तो फिर आप उसको आगे कराते हैं। चलिए, कुछ काम था बीच में आ गया था, माफ करिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि पहली समीकरण में हमने इलेक्ट्रॉन को देखा, दूसरी समीकरण में देखा तो यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन, तो इसको भी हमें 6 बनाना है। तो हम यहाँ पर 6 से गुणा कर देंगे। तो हमने लिख लिया कि समीकरण 1 में 6 से गुणा करके समीकरण 2 को जोड़ने पर, अब समीकरण 1 में 6 से गुणा करते चलो, यहाँ पर 6 से गुणा करोगे तो आ जाएगा 6Fe का प्लस 2 और ये हो जाएगा 6Fe का प्लस 3 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया। अब ये वाला समीकरण इसको नीचे लिख लेते हैं, फिर जोड़ते हैं। आइए दूसरे समीकरण को इसके नीचे लिख ले। तो Cr2O7 का -2 प्लस 14H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, ये लेफ्ट साइड होगा। राइट में क्या है, 2Cr का प्लस 3 प्लस 7H2O। अब इसे हमें क्या करना है बच्चों, जोड़ना है। तो जोड़ना है तो सबसे पहले देखो ये तो कट जाएगा, इस तरफ है, इस तरफ है, कट जाएगा। अब जो बचा है उसको हम लिखेंगे। आइए लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में जोड़ते हैं, राइट साइड को राइट साइड में। तो ये हो गया 6Fe का प्लस 2 प्लस Cr2O7 का -2 प्लस 14H प्लस, अब इधर वाला लिखेंगे 6Fe का प्लस 3 और इधर ये कट गया है प्लस 2Cr का प्लस 3 प्लस 7H2O। ये देखिए, अब ये जो आपकी अभिक्रिया आ रही है ये आपकी संतुलित अभिक्रिया आ रही है। यहां पर आप चेक कर सकते हैं, सारी चीजें यहां पर संतुलित मिलेगी। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले यहां पर Fe को देखिए, इस तरफ देखिए, एक 6 Fe है, यहां पर भी देखिए 6 Fe है, Fe हो गया।
क्रोमियम को देखिए Cr को, यहाँ पर 2 क्रोमियम है, यहाँ पर भी 2 क्रोमियम है, Cr भी संतुलित है। ऑक्सीजन को चेक करिए, यहाँ पर देखिए 7 ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी कितने ऑक्सीजन है, 7 ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन को देखिए, यहाँ पर 14 हाइड्रोजन है, यहाँ पर कितना है, 7 दूनी 14 हाइड्रोजन है। अब आवेश को देखिए, यहाँ पर देखिए 6 दूनी 12 का प्लस है और 14 का प्लस है, तो 12 और 14 कितने हो गए, 12 दूनी 24, 2 26, 26 का प्लस और प्लस माइनस 2 है, तो ये हो जाएगा प्लस 24। तो प्लस 24 इधर है, इधर देखिए 6 तिरी 18 और 3 दूनी 6, 18 और 6 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि आवेश भी बराबर है। अब ये जो अभिक्रिया हमारी जो दी गई है, जो आप जोड़ने के बाद जो आपने प्राप्त किया, अब ये संतुलित अभिक्रिया कहलाएगी। और आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से मैंने इस अभिक्रिया को आयन इलेक्ट्रॉन विधि से मैंने संतुलित किया। बहुत ही सरल है, आप बिल्कुल इससे घबराइए नहीं। सबसे पहले हम जो स्टेप फॉलो किए हैं, पहले आप उसको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम उसमें अपक्रिया को आयनिक रूप में लिखेंगे, क्योंकि ये पहले से था आयनिक रूप में, कोई दिक्कत नहीं थी। अगला स्टेप क्या किए कि अपक्रिया में हम ऑक्सीकरण और अपचयन में को पहचान लेते हैं, किसका ऑक्सीकरण किसका अपचयन हो रहा है। कैसे पहचानेंगे, ऑक्सीकरण संख्या को देखकर, क्योंकि ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है तो ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो रही है तो अपचयन हो रहा है। तो आप इस तरीके से 2 अर्ध अपक्रिया के रूप में आपने लिख लिया। अब फिर उसके बाद एक एक करके हम लोग संतुलित करते हैं। तो पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के अन्य तत्वों को संतुलित करते हैं। तो हम पहले यहाँ पर देखें कि एक एफी था, कोई दिक्कत नहीं, संतुलित है। फिर हमने देखा कि यहाँ पर 2 क्रोमियम था, यहाँ 1 क्रोमियम है, तो पहले स्टेप पे मैंने क्रोमियम को संतुलित किया, यहाँ भी 2 से गुणा कर दिया, क्रोमियम संतुलित हो गया। इसके बाद क्रोमियम के बाद हम देख रहे हैं यहाँ पर ऑक्सीजन को संतुलित मुझे करना था, तो 7 ऑक्सीजन थे। तो ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए मैंने आपको रूल में लिखाया, स्टेप में लिखाया कि जल का सहारा लेते हैं। जय ऑक्सीजन संतुलित करना है, दूसरी तरफ उतने ही अणु जल के जोड़ दीजिए। उसके बाद हम हाइड्रोजन को संतुलित करते हैं। कैसे, हाइड्रोजन को संतुलित H+ से करते हैं। जैसे अगर इधर 7 दूनी 14 H+ है, यहाँ पर 14H है, तो दूसरी ओर हम लोग क्या करेंगे, 14H+ जोड़ देंगे। इसके बाद हम आवेश को संतुलित करते हैं, और आवेश को इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से हम संतुलित करते हैं। आप उदाहरण के माध्यम से अब एक उदाहरण और चल रहे कराएंगे, आप उसको देखिए, आपको सारी बातें समझ में आएंगी। आप बिल्कुल घबराइए मत, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप आगे के उदाहरण में आप खुद देखिए, करिए, समझिए कि किस प्रकार से एग्जाम्पल्स किए जा रहे हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। चलिए अगला जो उदाहरण होगा उसको हम लोग मिलके फिर करते हैं इन्हीं स्टेप की मदद से। अगर ये सारे स्टेप हमको पता हो गए हैं तो अब हम आराम से एक एक करके अपक्रिया को हम लोग संतुलित कर लेंगे। आयन इलेक्ट्रॉन विधि के प्रयोग से हम अपक्रिया को संतुलित कर ले जाएंगे। चलिए एक उदाहरण और लेते हैं, अगला जो है, चलिए नेक्स्ट है SO3 का -2, SO3 का -2 प्लस Cr2O7 का -2, Cr2O7 का -2, तीर का निशान, और SO4 का -2, दूसरी तरफ है SO4 का -2, और Cr का +3, Cr का +3। और अभिक्रिया ये जो है वो अम्लीय माध्यम में हो रही है, बताया जाता है, यहां पर लिखा रहेगा कि अभिक्रिया किस माध्यम में हो रही है, अम्लीय माध्यम में हो रही है। तो अम्लीय माध्यम में हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, हमने आपको रूल्स में बताया था कि अम्लीय माध्यम और उदासीन माध्यम में होता है, तो हम एक स्टेप कम ही ले जाते हैं। जब क्षारीय का उदाहरण कराएंगे तो हम आपको बताएंगे किस प्रकार से हम क्षारीय वाला भी एक स्टेप आगे ले चलते हैं। तो आइए अब हम इस अपक्रिया को देखें, इसको आयन इलेक्ट्रॉन विधि से हम लोग संतुलित करने की कोशिश करें, और एक एक करके उन सभी स्टेप का